हेलो सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम्स अगले महीने से बिगिन होने वाले हैं और मैं आप लोगों को सीएमए इंटरमीडिएट में लॉ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको बिल्कुल पढ़ के जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस मैं ये बोल रहा हूँ कि आप बस इतना ही पढ़ के चले जाओगे तो आपका एग्जाम्स हो जाएगा। हाँ, लेकिन इन टॉपिक्स को आपको एग्जाम्स में जरूर से करके जाना चाहिए, आपको लीव करके नहीं जाना चाहिए। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड हॉट टॉपिक्स फॉर द एग्जाम्स, जिससे आप अपने एग्जाम्स में आसानी से, इतना है कि लॉ को लेके आप डरते हो कि शायद हम लिख नहीं पाएंगे, अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हमारा नंबर कम हो जाएगा, अगर 40 के बिलो हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, ग्रुप रुक जाएगा हमारा। तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपने इतना भी कंट्रोल कर लिया और बाद बाकी अपने क्लासेस में लेक्चर्स वगैरह बहुत अच्छे से किया, आप एग्जाम्स भी अपीयर कर चुके हो हमारे यहाँ पे भी, आप जहाँ भी पढ़ते हो आपने एग्जाम्स वगैरह जरूर दिया होगा अपने कोचिंग क्लासेस में। तो आप इस टॉपिक्स को जरूर से अपने एग्जाम्स में शामिल करें, अपने प्रिपरेशन में शामिल करें। दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर योर लॉ एग्जाम्स ऑफ द सीएमए इंटरमीडिएट। सो बच्चों, ये सबसे पहले कमर्शियल लॉ में ये जो टॉपिक्स हैं आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, कमर्शियल लॉ के ये जो टॉपिक्स हैं आपको जरूर से करने चाहिए। कमर्शियल लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ना, इधर से सिर्फ 15 से 18 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में रहते हैं। सो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो आपके एग्जाम्स में एटलीस्ट आपको 15 मार्क्स में मिलेंगे ये। सो कैपेसिटीज टू कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटीज ऑफ पार्टी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, पोजीशंस ऑफ द माइनर्स इन द एग्रीमेंट, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ई कॉन्ट्रैक्ट, फ्रॉड एंड इट्स एक्सेप्शनल केसेस, दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के जो भी नोट्स हैं ये सारा आपको करना है। बेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। एंड लॉ ऑफ एजेंसी, इन सारे टॉपिक्स के जो भी आपके प्रोविजंस हैं, इन प्रोविजंस को आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके जाना है, ताकि आप अपने एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसको आप आसानी से करके आ सके अपने एग्जाम्स में, ठीक है। और ऑब्वियसली आप लोग एमटीपी और पास्ट ईयर के पेपर्स वगैरह फॉलो कर रहे होंगे, तो ये सारे टॉपिक्स के क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वहां से आपको जरूर गाइडेंस आपको मिल जाएगा। इसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो 6 से 8 नंबर का अपने एग्जाम्स में रहता है, वहां से आपको क्या क्या टॉपिक करना चाहिए। कैबेट एम्पटर, फिर ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय द नॉन ओनर्स, मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स, कंडीशंस एज टू सेल बाय सैंपल, टाइप्स ऑफ कंडीशंस एंड इट्स एक्सप्लेनेशन, टाइप ऑफ कंडीशन एंड कंडीशंस का एक्सप्लेनेशंस भी है आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल में भी है, इसको भी आप अच्छे से करेंगे। एंड कंडीशन एज टू टाइटल, जैसे कंडीशंस के जो टाइप है ना, कंडीशंस एज टू टाइटल, ये सब इंपॉर्टेंट है। कंडीशंस एज टू सेल बाय डिस्क्रिप्शंस, कंडीशंस एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस, इसमें से ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो मैंने उसको भी हिंट्स के तौर पे आपको लिख के रखा है। इन सारे टॉपिक्स को आप जरूर से कवर करेंगे। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ये भी आपके एग्जाम्स में ये आपका 8 to 10 मार्क्स रहता है, 6 से 10 नंबर के बीच में। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो इसमें बच्चों को तो सबसे ज़्यादा दिक्कत रहता है कि इसमें क्या पढ़ें, बहुत बड़ा है, कैसे पढ़ें। वैलिड एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेक्शन 43, इन सेक्शंस को आप जरूर से निकाल के कर लेंगे। सेक्शन 43, सेक्शन 26, सेक्शन 58, निगोशिएशन एंड असाइनमेंट्स के ऊपर शॉर्ट नोट्स, इसको आप जरूर से करेंगे। देन आफ्टर आता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये भी आपके एग्जाम्स में इधर से भी क्वेश्चंस रहते हैं। एसेंशियल्स ऑफ द पार्टनरशिप, माइनर्स पोजीशंस इन द पार्टनरशिप, राइट ऑफ द पार्टनर्स क्या होते हैं, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फॉर्म क्या होते हैं, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, अगर पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर नहीं किया जाएगा तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा। मैं बोल रहा हूँ इन सारे टॉपिक्स को अगर आप कर लेंगे ना, इतना भी कर लेंगे ना, तो यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट टू क्लियर योर लॉ एग्जाम्स, आपको वो दिक्कत खत्म हो जाएगा। 50 नंबर लाने के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा फिर। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स, एलएलपी एक्ट में एलएलपी के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है। विसल ब्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू द एलएलपी एक्ट 2008, एलएलपी ऑफिस फ्रॉम शिफ्टिंग ऑफ द एलएलपी ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, क्या प्रोसीजियर है इसके लिए, अगर एलएलपी के ऑफिस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर शिफ्ट करना है तो इसके लिए क्या प्रोसीजियर है, ये आपको यहाँ पे करने हैं, ठीक है बच्चों। देन आफ्टर आता है आपका यहाँ पर इंडस्ट्रियल लॉ। इंडस्ट्रियल लॉ में फैक्ट्रीज एक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्रीज एक्ट के ये इंपॉर्टेंट एंड टॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा हूं, इस टॉपिक को आप बिल्कुल करेंगे। आप एकदम स्टेप बाय स्टेप जैसे हो रहा है, आप इसको वीडियोस को, आपके पास वीडियोस रहेगा ये, जब भी आप
जब भी आप देखना चाहते हो कि अभी ये चैप्टर हमने कर लिया, इसके बाद अगला क्या टारगेट्स होगा हमारा, उस तरह से आप टारगेट अपना बना लो और आराम से आप करते जाओ। फैक्ट्रीज के डेफिनेशंस एग्जाम्स में रहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, हैजार्डस प्रोसेस, ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑक्यूपायर इन द फैक्ट्री, ये टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं। सर्टिफाइड सर्जन की क्या ड्यूटी होती है फैक्ट्रीज में, सर्टिफाइड सर्जन की क्या ड्यूटीज होती है, इसके ऊपर क्वेश्चंस रहता है। फिर वेलफेयर मेजर्स, व्हाट आर द वेलफेयर मेजर्स टेकन बाय द फैक्ट्रीज फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर वर्कर्स, इसके ऊपर टॉपिक रहता है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट से फीचर्स फॉर फीचर ऑफ ग्रेचुइटी के ऊपर मतलब बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, फॉर फीचर ऑफ ग्रेचुइटी। प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी। फिर राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉयर, कई बार इधर से क्वेश्चंस आता भी नहीं है, सो फिर भी जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता रखा है कि इन टॉपिक्स को आप जरूर करके जाएंगे, करना चाहिए आपको। ईएसआई में, ईएसआई एक्ट 1948 में, पर्पस फॉर विच ईएसआई फंड में बी एक्सपेंडेड। फिर बेनिफिट दैट आर इंटाइटल्ड टू द इंश्योर्ड पर्सन अंडर ईएसआई एक्ट। और फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्यारा आपका कंपनीज एक्ट 2013। एथिक्स आपको खुद से पढ़ लेना है, एथिक्स आपके जो एग्जाम्स में इसको पढ़ाया ही गया है, इंपॉर्टेंट भी है, कम लेक्चर्स में आप पढ़े होंगे। तो एथिक्स सब बच्चों को समझ में भी आता है आसानी से और वो सिंपल भी है, आप एथिक्स आप उठा के पढ़ लोगे, ठीक है। एथिक्स का यार ज़्यादा कुछ नहीं, आप टू ईयर्स का 4 टर्म का पेपर में से भी पढ़ लोगे तो एथिक्स का मैनेज हो जाएगा। कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर्स 10 मार्क्स का रहता ही है सारे एग्जाम्स में। डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, डायरेक्टर्स में आपके अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, डीन के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए एग्जाम्स में आता है। पावर एंड फंक्शंस ऑफ द डायरेक्टर्स इन द कंपनीज। फिर मैंने यहाँ से फिर डायरेक्टर्स के टॉपिक रखे हैं। प्रोसीजर फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ द डायरेक्टर्स अंडर द कंपनीज एक्ट, प्रोसीजर फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स अंडर द कंपनीज एक्ट। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब क्या डिस्क्वालिफिकेशन है जिसकी वजह से डायरेक्टर्स के पोस्ट पे अपॉइंट नहीं किया जा सकता, वो डिस्क्वालिफिकेशंस आपको लिखने हैं। फिर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्टर्स ने, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आते हैं एग्जाम्स में। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स टॉपिक को भी आप करेंगे। बीच में मैंने इश्यूज ऑफ बोनस शेयर टॉपिक रखा है, ये इश्यूज ऑफ बोनस शेयर के ऊपर भी क्वेश्चंस रहते हैं। सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर क्वेश्चन रहता है, सेक्शन 8 कंपनी का। फिर ओपीसी का बेनिफिट्स क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, बेनिफिट ऑफ 1 पर्सन कंपनी। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, क्वेश्चंस इधर से आते हैं। और जब ये आएगा तो पूरे 10 नंबर में ये दे देगा। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल एंड एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द कॉर्पोरेट वेल कैन बी लिफ्टेड बाय द कोर्ट। फीचर्स ऑफ द कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, सेक्शन 8 में जो कंपनीज रजिस्टर्ड है, सेक्शन 8 कंपनी आपको पता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज होते हैं, तो इनके क्या फीचर्स होते हैं ये आपको मेमोराइज रखने होंगे, ये फीचर्स आपको लर्न करके जाने चाहिए। कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी, व्हाट आर द प्रोसीजर्स, आपको प्राइवेट कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट करने हैं तो उसके क्या क्या प्रोसीजर्स है, ये पूरे प्रोसीजर्स आपको याद रखने हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस के ऑल्ट्रेशन के क्या क्या प्रोसीजर्स हैं लर्न रखने हैं आपको। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस के ऊपर शॉर्ट नोट्स आते हैं। शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, इसके भी प्रोविजंस, व्हाट आर द प्रोविजंस रिगार्डिंग द शिफ्टिंग ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, इसके प्रोविजंस आपको एक्सप्लेन करने होंगे। प्रोहिबिशन फॉर बाईबैक इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, बाईबैक के प्रोहिबिशन क्या है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, प्रोस्पेक्टस के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ एंडूर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा विरेस, ये सारे टॉपिक्स आपको जरूर से करने हैं, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम्स के लिए। सो इनको आप कवर कीजिए बिल्कुल, और इनको कवर ही नहीं कीजिए, साथ में अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि इतने टॉपिक आप अच्छे से लर्न करके और एग्जाम्स के पहले अपने अपने कॉपी पे लिख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज एग्जाम्स में लिखते वक्त आप भूल ना जाए, ऐसे सिचुएशन ना आएगी, ठीक है। बिल्कुल आप आराम से इतना करने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा। उसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा भी पढ़ लेते हो उठा करके एमटीपी वगैरह से या पास्ट ईयर्स के पेपर से, तो आपको और 2, 4, 10, 20 क्वेश्चन आपके साथ ऐड हो ही जाएंगे आसानी से, एंड देन आफ्टर यू विल बी एबल टू क्लियर योर लॉ एग्जाम्स आल्सो। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स माय डियर स्टूडेंट्स, डू नॉट मिस दिस क्वेश्चंस। ये टॉपिक्स आपको जरूर से एग्जाम में पढ़ के जाना है, एकदम प्रॉमिस करो। कमेंट बॉक्स में हमें एकदम कमेंट करके बताओ कि सर प्रॉमिसिंग कि ये सारे टॉपिक्स हम लोग करके जाएंगे, ठीक है।
चलिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। अपने एग्जाम्स का तैयारी एकदम लगातार जोर शोर से करते रहो, एकदम इस लास्ट मोमेंट में आपको झुकना नहीं है एकदम, ठीक है, एकदम फाइट करते रहना अपने पढ़ाई के साथ। बाय बाय।